हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यम के क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का लेसन 8 का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। जो कि कल के इस क्लास में हमने इस लेसन के कुछ भागों को कवर किया हुआ था और आज हम उसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था जनन की विधियों के बारे में, जिसमें जनन के प्रकार के बारे में बताया गया था कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इन सब के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया हुआ था कि कायिक कलिकाएं क्या होती हैं। ये जो आलू में ऊपर की ओर जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं। अदरक में जो धागा नुमा दिखाई दे रहा है, ये जड़ें होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक ना। और आगे हम लोगों ने बात किया हुआ था ये जो ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं दिखाई देती हैं, तो ये जो कलिकाएं होती हैं इनसे नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक ना। और इसी के साथ में हम लोगों ने मुकुलन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मुकुलन क्या होता है। इसी प्रकार से ईस्ट में मुकुलन किस प्रकार होता है और उसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कल की क्लास में किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये शैवाल के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि नदियों में, तालाबों में ऊपर की परत में हरे रंग के एक परत होती है, ठीक ना। इसका खंडन भी होता है, ठीक ना। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था। और आइए अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं बीजाणु निर्माण के बारे में। यहाँ से हम लोग अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कवर कर सकते हैं इस एनसीईआरटी बुक से, ठीक ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बीजाणु निर्माण कैसे होता है। तो बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की तरह ही होता है, यानी कि बीजाणु का निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन की क्रिया ही है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं, तो मांस हैं, फर्न है, ये जो पादप हैं, इन सभी में भी जनन जो होता है वो बीजाणु द्वारा ही होता है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं 8.2 पर, लैंगिक जनन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने अलैंगिक जनन और उनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और या किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प जो होते हैं वो पादप के जनन अंग होते हैं। सीधा सा एक प्रश्न का जवाब ये आएगा कि पुष्प के जनन अंग कौन होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, ठीक ना। जिसमें एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है, ठीक ना। तो नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है और उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प, ठीक ना।
तो ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जनन अंग पाए जाते हैं, वो चाहे पुंकेसर पाया जाता हो चाहे स्त्री केसर पाया जाता हो, तो जिसमें केवल एक ही जनन अंग होते हैं उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। इसके साथ में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों जनन अंग अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक ना। तो मक्का हो गया, पपीता हो गया और ककड़ी के पौधे जो होते हैं वो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। ठीक ना। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि मक्का, पपीता, ककड़ी, ये जो पौधे होते हैं एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से सरसों, गुलाब और पिटूनिया, ये जो पौधे होते हैं ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। ठीक ना। आगे देखते हैं कि नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सुनते हैं? पुंकेसर मतलब पुरुष जनन अंग, यानी पौधों में पुंकेसर का मतलब होता है नर जनन अंग। ठीक ना। तो पुंकेसर में परागकोश और तंतु, परागकोश और तंतु ये पुंकेसर के भाग होते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है परागकोश ये होता है। ठीक ना। ये परागकोश का एक चित्र बना हुआ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अगर परागकोश को दो पार्ट में बांटे तो पराग प्लस कोश, कोश का मतलब होता है जिसमें किसी चीज को रखा जा सके। तो परागकोश में क्या उपस्थित होता है? तो परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो तंतु दिया गया है जिसको हम लोग तंतु कहते हैं, ये परागकोश को नीचे से सहारा देने का कार्य करता है। ठीक ना। तो क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? तो यह चित्र में दिखाया गया, अब आप लोग पहचान सकते हैं। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। यहाँ पर स्त्री केसर का एक चित्र दिया गया है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का सीधा सा मतलब होता है जिसमें कोई चीज ऊपर से डाला जा सके या ऊपर से कोई एक ऐसा प्लेस है ये जिसमें ऊपर से कोई चीज जा सके। और एक होता है वर्तिकाग्र और एक होता है वर्तिका। वर्तिका का मतलब होता है वह अंग जो किसी भी चीज की सप्लाई के लिए कार्य करता है। ठीक है। और जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय नीचे का ये फूला हुआ भाग होता है और उस अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। उस अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। क्योंकि इसकी जो क्रिया विधि होती है कि जब ये परागकोश से यानी पुंकेसर के परागकोश से वायु के माध्यम से किसी कीट के माध्यम से जब परागकण इस वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है और वर्तिका के माध्यम से वह परागकण इसी बीजांड में पहुंच जाता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। तो जो नर युग्मकों को बनाते हैं, अच्छा, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं।
अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं परागकण क्या होता है। तो सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। कि जो परागकण होता है हल्का सा लसलसा टाइप होता है, तो परागकणों में दृढ़ यानी मजबूत सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः यह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द आया परागण। परागण का मतलब होता है निषेचन की एक क्रियाविधि। निषेचन की एक क्रियाविधि के अंतर क्या होता है कि जब किसी कीट के द्वारा परागकोश से परागकण चिपक जाता है, किसी कीट के माध्यम से, मतलब कीट में चिपक जाता है, और वह कीट उसी प्रकार के किसी और कीट जो है उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठ जाते हैं, यानी वृक्ष वही है लेकिन पुष्प किसी और पर बैठ जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। कौन सा परागण कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। जैसे कोई कीट स्वपरागण के अंतर्गत ये एक उदाहरण है कि जैसे कोई कीट में परागकण चिपक गया और वह परागकण उसी पौधे के किसी पुष्प पर जाकर बैठ गया। क्या हो गया? उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर उसी पौधे में जाकर बैठ गया, तो इसको बोला जाता है स्वपरागण। और परपरागण के अंतर्गत जब कीट में परागकोश चिपक जाता है और वह किसी अन्य पौधे के पुष्प पर जाकर बैठ करके वहाँ पर वर्तिकाग्र में परागकण को छोड़ देते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो परागण कितने प्रकार का हो गया? परागण दो प्रकार का हो गया, एक हो गया स्वपरागण और एक हो गया परपरागण। फिर से इस बात को समझते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। जब कीट में परागकण चिपक जाते हैं तो वे परागकण जब उसी वृक्ष के उसी प्रकार के किसी पुष्प पर बैठते हैं और वर्तिकाग्र पर परागकण छोड़ देते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और जब कीट किसी अन्य पौधे के पुष्प में परागकण को छोड़ देते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। पर का मतलब होता है दूसरे, स्व का मतलब होता है अपने। ऐसे समझ लीजिए, पर का मतलब होता है दूसरे, स्व का मतलब होता है अपने। तो परपरागण का मतलब होता है किसी दूसरे वृक्ष के पुष्प पर। स्वपरागण का मतलब होता है कि उसी वृक्ष के किसी अन्य पुष्प पर। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं तो निषेचन की क्रिया। अब परागण की क्रिया तो संपन्न हो गई, क्योंकि परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए और वो जो है वो क्या हो गया कि इस वर्तिका के माध्यम से वह परागकण बीजांड में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? बीजांड में पहुंच जाएगा। तब बीजांड में पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो इसमें क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों की युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका जो कहलाती है वो युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज कहाँ विकसित होता है? तो भ्रूण में विकसित होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे फल और बीज का निर्माण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है वो फल में विकसित
हो जाता है। क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय जो होता है फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजांड से क्या विकसित होते हैं, तो बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ फल जो होते हैं वो गूदेदार और रसीले होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आम हो गया, सेब हो गया और संतरा हो गया। तथा कुछ फल ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया आदि। बीज का प्रकीर्णन, तो बीज का प्रकीर्णन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकीर्णन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव। एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव। तो प्रकीर्णन से पौधों की वृद्धि में कुछ फायदे भी हैं, ठीक ना। कुछ क्या, बहुत सारे फायदे हैं। प्रकीर्णन में क्या होता है, जब बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णन के माध्यम से पहुंचते हैं तो प्रकीर्णन का कुछ फायदे भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि जब बीज एक ही स्थान पर बहुत सारे इकट्ठे गिर जाते हैं और जब उनसे पेड़ नए नए वृक्ष उगते हैं तो उनमें जो है क्या दिक्कत आती है कि उनमें जो ग्रोथ करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि बहुत सारे बीज जब एक ही स्थान पर गिर जाते हैं तो उनमें ग्रोथ करने की जो क्षमता होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। सभी वृक्षों को धूप की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है। तो एक दूसरे से के जो है जो बीज बहुत सारे इकट्ठे एक जगह पर गिर जाते हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिससे एक भी पौधा विकसित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से बीज के जो प्रकीर्णन होते हैं उस प्रकीर्णन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं आपने क्या सीखा। आपने क्या सीखा, तो इसके बारे में आप लोग कल अपने मन से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।